नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एस डी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय रखा गया है। इसकी घोषणा 8 नवंबर कब किया गया? इसकी घोषणा तो इसकी घोषणा 8 नवंबर 2020 ईस्वी को किया गया है और इसे सरकारी वेबसाइट पर कब से दे दिया गया है? तो 10 नवंबर 2020 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया है। तो केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पत्तन पोत मंत्रालय, मतलब क्या पत्तन पोत परिवहन मंत्रालय। कौन है? तो नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि किस माध्यम से? तो ध्वनि जो है यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि ठोस, द्रव, गैस में यात्रा करती है। ध्वनि सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव्य में और सबसे कम किस में? तो गैस में। नेक्स्ट, वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की मतलब क्या? किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं वृक्क की कार्यात्मक इकाई को? तो नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट, नवजात शिशुओं के लिए कौन सा आदर्श भोजन है? तो नवजात शिशुओं के लिए दूध जो है वह सबसे आदर्श भोजन है। नेक्स्ट, एक्सरे की खोजकर्ता कौन है? एक्सरे की खोजकर्ता रॉयंटजन है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत की मृदा को कुल कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा भारतीय मृदा को, भारत की मिट्टी को कुल 8 भागों में बांटा गया। किसके द्वारा? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा गया, जबकि वैश्विक स्तर पर जो मृदा की श्रेणी है वो 11 है। वैश्विक स्तर पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैश्विक स्तर पर मृदा को 11 भागों में बांटा गया है, जबकि भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा कितने भागों में? तो 8 भागों में बांटा गया है। यह भी हम यहाँ से याद रखें। कौन कौन सा? तो पर्वतीय मिट्टी, जलौढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदलीय मिट्टी और लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। तो कुल 8 प्रकार की मिट्टी बांटा गया है, जिसमें भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी जलौढ़ है। जलौढ़ कितना प्रतिशत? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भाग पर जलौढ़ मिट्टी, 18% पर लाल मिट्टी, 15% पर काली मिट्टी और 3% पर, लगभग 3% पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। भारत की सभी मिट्टियों में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी, यह याद रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ को काट कर लाई गई और मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार की होती है। नदी के आसपास बाढ़ क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी कहलाती है। खादर मिट्टी हर साल नई हो जाती है, मतलब क्या? नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो बांगर की तुलना में जो खादर मिट्टी है, खादर जलोढ़ मिट्टी है, वह अत्यधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट, दक्कन का पठार, दक्कन के पठार को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आप कह सकते हैं कि दक्कन के पठार को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो दक्कन के पठार को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? महाराष्ट्र का पठार, आंध्रा का पठार और कर्नाटका का पठार। महाराष्ट्र का पठार जो है, इसमें काली मृदा जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त होती है। काली मृदा में सर्वाधिक नमी रोकने की क्षमता होती है। बिना सिंचाई के कपास की खेती है और इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। किसे? तो काली मिट्टी को। आंध्रा का जो पठार है उसे कृष्णा नदी 2 भागों में बांटती है, तेलंगाना का पठार और रायलसीना का पठार, यह याद रखेंगे। और कर्नाटका के पठार को कावेरी नदी 2 भागों में बांटती है। उत्तर में है मैसूर का पठार और दक्षिण में है बेंगलौर का पठार, यह भी याद रखें। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि छोटा नागपुर के पठार का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च चोटी पारसनाथ हिल है, जो जैन धर्म का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है,
यह भी याद रखेंगे। बैसाल्टिक चट्टानों से निर्मित द्वीप समान स्थलाकृति कौन से हैं? तो पाट भूमियाँ, यह भी झारखंड में है। नेक्स्ट, अरावली और विंध्याचल के बीच में जो स्थित पठार है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट, शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी, शिलोंग पठार कहाँ है? तो शिलोंग पठार जो है यह मेघालय में है। तो शिलोंग पठार जो है यह गारो, खासी, जैंतिया, मिकी और रेंगमा, इन सब को मिलाकर जो पठार है मेघालय में वह शिलोंग का पठार कहलाता है। और शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वह नोक क्रेक है, जो जैव संरक्षित, कौन सा? तो नोक क्रेक जो है यह शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और शिलोंग पठार जो है यह खासी पहाड़ी पर स्थित है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, पालिनी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पालिनी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप यहाँ से बता सकते हैं पालिनी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है कोडाईकनाल, जो एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है। हाथी पहाड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अन्नामलाई पहाड़ी को हाथी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस पहाड़ी को? तो अन्नामलाई की पहाड़ी को हाथी पहाड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे का नाम बताइए। उत्तर से दक्षिण बताना है आपको पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे का नाम। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं TBPS, मतलब क्या? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेन घाट। यह उत्तर से दक्षिण जो है पश्चिमी घाट के, मतलब क्या, भारत के प्रायद्वीपीय को दो भाग में बांटा गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट में जो कुल दर्रा है वह 4 दर्रा है। T मतलब थाल घाट, B मतलब भोर घाट, P मतलब पाल घाट, S मतलब सेन कोटा घाट। यह 4 दर्रा पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रा उत्तर से दक्षिण जब से जाने बोले तो। नेक्स्ट है, इलायची पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इलायची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अगस्तमलाई चोटी, जो जैव संरक्षित क्षेत्र है, जो केरल में स्थित है। और ताम्रपानी नदी जो है यह यहीं से निकलती, जो दक्षिणतम, भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है यह। और पापनासम परियोजना जो है वह ताम्रपानी नदी पर ही स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, गांधी जी ने 1933 में कहाँ से हरिजन यात्रा शुरू की? तो गांधी जी ने 1933 में वर्धा से, कहाँ से? तो वर्धा से हरिजन यात्रा जो है वह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया 1933 ईस्वी में। 1933 में हरिजन नामक अखबार का प्रकाशन भी किया गया गांधी जी के द्वारा। और 1932 में गांधी जी ने अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की। कब? तो 1932 में गांधी जी ने अस्पृश्यता विरोधी लीग की भी स्थापना की, यह भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन में उड़ीसा से किसने नेतृत्व किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन उड़ीसा से गोपबंधु चौधरी द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उदारवादी नेता के रूप में किसने भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उदारवादी नेता के रूप में तेज बहादुर सप्रू, किसने भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उदारवादी नेता के रूप में तेज बहादुर सप्रू और जयकर, ये 2 व्यक्ति प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उदारवादी नेता के रूप में भाग लिए थे। कौन कौन सा? तेज बहादुर सप्रू, जयकर और चिंतामणि। तो 2 नाम कौन से याद रखेंगे आप, किनका किनका? तेज बहादुर सप्रू और चिंतामणि। मुस्लिम लीग से किसने भाग लिया था? जिन्ना और कुछ अन्य व्यक्ति। हिंदू महासभा से जयकर। सिख समाज से किसने लिया था? तो सरदार संपूर्ण सिंह जो है वह गोलमेज सम्मेलन में सिख समाज से नेतृत्व किया था, यह प्रतिनिधि के रूप में वहाँ भाग लिया था। और यह हुआ कब था? 1930 ईस्वी में, नवंबर 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज समिट में भाग नहीं लिया। गोलमेज का मतलब राउंड टेबल समिट में कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। और दलित प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति बने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर किसने भाग लिया था? तो महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू, भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, किस पड़ोसी देश को लाइन ऑफ क्रेडिट पर पनडुब्बी INS सिंधुवीर दिया गया? प्रश्न पूछ रहा है किस पड़ोसी देश को दिया गया? तो म्यांमार को दिया गया। म्यांमार को प्रदानकर्ता देश कौन सा है? तो हमारा प्यारा भारत। INS सिंधुवीर का नया नाम UMS मिनाई थेंतकाटू है, जो 24 सितंबर 2020 को म्यांमार की नौसेना में शामिल हो गया। INS सिंधुवीर वर्ष 1988 से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रही थी। रूसी मूल की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो 300 मीटर गहराई तक जा सकती है, यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी है।
यह किलो क्लास की पनडुब्बी है। किलो क्लास का मतलब नाटो द्वारा रूस की इस पनडुब्बी श्रृंखला को यह नाम दिया गया। यह सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन का हिस्सा, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया गुजरात में। कब? तो 30 अक्टूबर 2020 ईस्वी किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कहाँ किया गया? तो केवड़िया जिला, मतलब क्या, नर्मदा, गुजरात में। पारंपरिक उपचार सुविधा हेतु आयुर्वेद और योग आदि पर आधारित चिकित्सा सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। एकता मॉल का मतलब क्या? विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों और पारंपरिक वस्तुओं से सजा बाजार है यह। बाल पोषण पार्क का मतलब क्या? विश्व का अपनी तरह का पहला तकनीकी आधारित बाल पोषण पार्क, जो शैक्षणिक गतिविधियों के जरिए पोषण जागरूकता को प्रेरित करता है। नेक्स्ट, 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने आयुर्वेद संस्थान देश को समर्पित किए? 13 नवंबर 2020 ईस्वी को 5वें आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, इन 2 संस्थानों को देश को समर्पित किया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष धन्वंतरि जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिवस का थीम क्या था? तो कोविड-19 के लिए आयुर्वेद। भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र हो गया कौन सा? तो नीलगिरी जो है वह भारत का सबसे पहला जैव संरक्षित क्षेत्र, जिससे 1986 में घोषित किया गया था और 1986 में ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में लाया गया था। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन पूछा है मध्य भारत की। तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह सतपुरा की भी ऊंची चोटी है, जो धूपगढ़ी कहलाती है। धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और धूपगढ़ी पर पंचमढ़ी स्थित है, जो स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। यह भी हम लोग यहाँ आसपास याद रखेंगे। नेक्स्ट, अल्बर्ट झील किसके किसके बीच सीमा का निर्धारण करती है? कौन सा झील? तो अल्बर्ट झील जो है यह किसके किसके बीच सीमा का निर्धारण करती है? अल्बर्ट झील आप देखिएगा युगांडा और रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुल 25 प्रश्नों को देखने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न सभी आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यह प्रश्न मदद करेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।